नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट पेपर देखेंगे जो कि क्लास 10th का होगा। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं बोर्ड का, तो ये जो पेपर है कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है? तो देखिए कैसे क्वेश्चन्स आते हैं, पूरा बोर्ड का ही पेपर हम लोग ने लिया है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही छपा मिलेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है, इसमें देखिए क्या कहा गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, पहले बताया गया है। The mass ratio of mass of hydrogen to mass of hydrogen and oxygen gases liberated at electrode during electrolysis of water is। तो मास रेशियो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है वो क्या होता है मास रेशियो, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए बहुत आसान है, वन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हाफ जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है? इसके बाद अब आप देख लीजिए यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है वो एटॉमिक मास है, तो इसका 2 होता है तो 2 है, और इसका 16 होता है तो 16 टू जा 32, 32 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 16। तो मतलब 1:8 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ट इन प्रेजेंस ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली आर। देखिए एल्युमिनियम जब बर्न किया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो Al2O3 का फॉर्मेशन करता है, और जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो MgO बनाता है। तो Al2O3 और MgO, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द फॉलोइंग, एक यहाँ पर देखिए टेबल दी गई है, पीएच वैल्यूज दी गई हैं ABCD। ए यहाँ 5 है, बी 7 है, सी जो है 13 है, डी जो है 3 है। पूछा गया ABCD रिस्पेक्टिवली क्या होंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ए जो देखा जाए तो यहाँ पर ये जो ए होगा ये वीक एसिड होगा। ठीक है, पहला जो है वीक एसिड होगा, और बी आप देखेंगे न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। सी अगर आप देखेंगे सी क्या हो जाएगा, तो सी जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, सी जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर आप आखिरी देखेंगे तो डी वाला जो है, थर्ड वाला जो होगा ये क्या होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब आप समझ सकते हैं इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो वीक एसिड, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, डी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद NaOH। तो देखिए HCl है और इसकी रिएक्शन NaOH से हो रही है। पूछा कि इट इज फाउंड दैट इन ईच केस, अब हर केस में क्या चीज़ का, किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा ये बताना है। तो यहाँ पर तो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल सा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। अगले में देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, HCl से हो रही है, तो MgCl2 बनेगा, H2O बनेगा। तो MgCl2 प्लस H2O बन रहा है, तो ये भी जो रिएक्शन है ये भी आपकी यही सेम चीज़ फॉर्म कर रही है, सॉल्ट और वाटर। थर्ड में CO2 रिएक्ट्स विद NaOH। अब देखिए CO2 की रिएक्शन NaOH से दी गई है, तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाले केस में भी अगर आप देखेंगे तो CO2 की रिएक्शन जब NaOH से होती है तो यहाँ पर भी Na2CO3 H2O बनेगा, मतलब यहाँ पे भी सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। तो तीनों केस में सॉल्ट और वाटर ही बन रहे हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड सी। देखिए ए और बी जो है ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, कंपाउंड सी बना रहे हैं। ए लूजेज इलेक्ट्रॉन, बी गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो गेन और लूज दोनों चीज़ किस में होती है, आयनिक जो कंपाउंड होता है उसके फॉर्मेशन में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल नॉट बी शोन बाय कंपाउंड सी। तो कंपाउंड सी की कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं होगी, तो जो भी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं होती है वो इसमें दिखाएगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई सॉल्युबल इन वाटर भी होगा। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं है, वीक नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, और ये कहा गया कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, ये बिल्कुल सही भी होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर मोल्टेन क्लोराइड्स बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से जो मेटल ऑब्टेन होगा ये आपको बताना है कौन सा होगा, तो ये होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली शोन इन विच ऑप्शन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो किसमें सबसे सही दिया हुआ है, तो MgO बनता है। Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और ये 2 MgO2 बन रहा है, तो गलत है, यही सही है सबसे। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सिक्रीशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। देखिए अगर कम सलाइवा सिक्रीट हो रहा है माउथ में तो ये किसके मतलब कन्वर्जन को अफेक्ट करेगा,
प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड्स गलत है, फैट इंटू फैटी एसिड ग्लिसरॉल भी गलत है, स्टार्च इंटू सिंपल शुगर से सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो सलाइवा का रोल होता है, सलाइवरी अमाइलेज का रोल होता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया द प्लांट हार्मोन हुज कंसंट्रेशन स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, ये ऑक्सिन है, ये ऑक्सिन इसमें हेल्प करेगा। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज आर। देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर की जो कैरेक्टरिस्टिक है उनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो इसमें बोथ स्टेमन पिस्टल होता है, बिल्कुल ठीक है। आइदर दिया है, नहीं, दोनों होते हैं। दे एग्जिबिट आइदर सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों ही हो सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। कैन नॉट रिप्रोड्यूस फ्रूट ऑन देयर ओन, ये गलत है, तो इसमें 1 और 3 सही है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। अगले में कहा गया इफ पी प्लांट इज विद राउंड एंड ग्रीन सीड्स आर आर वाई वाई आर क्रॉस्ड विद पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड एंड येलो सीड्स आर आर वाई वाई। ठीक है, यहाँ स्मॉल आर आर है, यहाँ स्मॉल वाई वाई है। दैट सीड्स डेवलप बाय प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विल बी। अब देखिए जो प्लांट में जो सीड्स डेवलप होंगी वो कैसी सीड्स होंगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो सीड्स होंगी वो कैसी होंगी, तो राउंड और येलो होंगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और उसमें जो केस बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, तो एक आर कैपिटल, एक आर स्मॉल, एक वाई कैपिटल और एक वाई स्मॉल, तो ये बनेगा केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको ए बताना और बी बताना ये होंगे क्या। ठीक है, तो ग्लूकोज का पायरुवेट में जो कन्वर्जन होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये जो है ये होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में होगा। और पूछा गया कि जो पायरुवेट था ये जो है बी में लैक्टिक एसिड बन रहा है, एनर्जी बन रही है, तो बी जो है ये कहाँ पे हो रही होगी प्रोसेस, तो ये ऑक्सीजन डिफिशिएंट मसल सेल्स में होती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिरर एक्स इज यूज टू कंसंट्रेट द सनलाइट इन सोलर फर्नेस एंड मिरर वाई इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ व्हीकल टू सी ट्रैफिक बिहाइंड द ड्राइवर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द टू मिरर्स। तो दो मिरर के बारे में कौन सी बात बिल्कुल सही है, तो देखिए कंसंट्रेटर में यूज किया रहा है, मतलब सोलर फर्नेस में उसको यूज किया रहा है लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, ये कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, और जो इसमें यूज किया जा रहा है साइड मिरर में, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब आप ये प्रॉपर्टीज दे दी गई हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाया जाता है, याद रखिएगा सीबीएसई में क्वेश्चन टफ ही पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द टू मिरर्स। तो दोनों मिरर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है आपको। तो पहला दिया गया द इमेज फॉर्म बाय मिरर एक्स, मतलब कॉनकेव जो मिरर फॉर्म कर रहा है रियल हो सकती है, डिमिनिश्ड हो सकती है और एट इट्स फोकस। तो सही बात है, जो इमेज होगी वो इस केस में कॉनकेव के केस में बहुत ही छोटी बनती है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती है, रियल इमेज होती है और कैसी है, फोकस पे बनेगी, बिल्कुल सही बात है। द इमेज फॉर्म बाय मिरर वाइज वर्चुअल डिमिनिश्ड और इरेक्ट, ये भी बात बिल्कुल सही है। कॉन्वेक्स में यही केस होगा जो इस व्हीकल को मतलब ये जो व्हीकल में जो शीशा लगा होता है जिसकी वजह से पीछे देख पाते हैं साफ। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द इमेज फॉर्म बाय मिरर एक्सिस वर्चुअली, ये सब गलत है, तो 1 और 2 मतलब ए ऑप्शन ही इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एन ओल्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम आई डिफेक्ट कॉज्ड बाय वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। अब देखिए वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स की वजह से ये डिफेक्ट हुआ है। ये डिफेक्ट क्या कहलाएगा, ओल्ड एज पे हुआ तो इसको प्रेस बायोपिया कहेंगे, प्रेस बायोपिया कहा जाएगा इसको। एंड diminishes flexibility of eye lens if the defect of vision is A which can be corrected by lens B then A and B respectively। तो देखिए प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए बाई फोकल लेंस को यूज किया जाता है। और बाई फोकल लेंस में आप एक बात ये याद रखिएगा, दो चीजें होती हैं। नीचे आप देखेंगे तो जो लेंस होगा ये कैसा होगा, और ऊपर लेंस कैसा होगा ये पता होना चाहिए। ऊपर होता है कॉनकेव और नीचे होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। तो इसमें से कौन एक फूड चेन नहीं बना रहा है, पूछा गया है आपसे। तो वोल्फ, रैबिट, ग्रास, लायन। तो देखिए मान के चलिए ग्रास है, ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को वोल्फ ने खाया, ठीक है, वोल्फ को लायन ने खा लिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्रास जो है वो रैबिट खाता ही नहीं, रैबिट घास कहाँ खाता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फूड चेन नहीं बनेगी। अगले में कहा गया प्लैंकटन मैन ग्रास हॉपर फिश। तो मान के चलिए प्लैंकटन है, प्लैंकटन को कौन खाएगा, तो यहाँ पे तो फिलहाल बन सकता है प्लैंकटन को फिश खा सकती है, फिश को मैन खा सकता है।
ग्रासहॉपर हटा भी दिया जाए तो भी यहाँ पे फूड चेन बन सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मतलब इस वाले में देखा जाए तो ग्रासहॉपर मतलब इसमें ग्रासहॉपर को भी इंक्लूड किया जा सकता था वैसे। फिश ग्रासहॉपर को भी खा सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जो फिश होगी वो फिश को कौन खाएगा? मैन खाएगा, ऐसे भी इसको देखा जा सकता है। हॉक, ग्रास, स्नेक, ग्रासहॉपर, फ्रॉग। तो देखिए ग्रास को किसने खाया? ग्रासहॉपर ने। ग्रासहॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया? हॉक ने। तो ये भी बन जाएगी। ग्रास, स्नेक, वोल्फ, टाइगर। तो घास खाने वाला कोई है ही नहीं, तो ये भी नहीं बन पाएगी। तो 1 और 4 नहीं बन पाएगी, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड। देखिए यहाँ पे नॉट लिखा है, नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी बाय द लीव्स। तो लीव्स की वजह से कितनी एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाती? तो 10% केवल कन्वर्ट होती है, 90% कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 10% जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, 90% कन्वर्ट नहीं हो पाती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली, अब देखिए असर्शन रीजन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो जनरली कैसे हैं? ये एंडोथर्मिक होते हैं। और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो देखिए बातें जो हैं दोनों दोनों बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये अलग ही तरीके का स्टेटमेंट है, ये अलग ही तरीके का स्टेटमेंट है। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। assertion is correct, reason is correct, but the explanation is not correct. आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18th, a human child bears all the basic features of human beings। तो assertion में दिया गया है human child जो है वो सारे फीचर्स ह्यूमन बीइंग के बियर करता है, बिल्कुल ठीक है। इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशन, नहीं वेरी लिटिल वेरिएशन तो गलत है। तो असर्शन सही है, रीजन इसमें गलत है। अगले में कहा गया नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। द कंपस नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी बात जो दी गई है बिल्कुल सही है कि जिस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर आप देखेंगे, मान के चलिए ये दो पॉइंट ऑफ मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे दो डायरेक्शन हमको मिल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, जो पॉसिबल नहीं होते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही है। अगले में देखिए, अगले में क्या कहा गया? अगले में कहा गया अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s। ठीक है, तो 1980s में ओजोन का अमाउंट डिक्रीज होने लग गया था। ठीक है, द ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन, ये भी सही है। ऑक्सीजन एटम जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होती है, ओजोन फॉर्म करती है, लेकिन यहाँ पर कोई रीजन साफ नहीं दिया है। यहाँ पर भी बी ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिप्लीट मतलब शार्प फॉल होने लग गया था ओजोन का अमाउंट, इसके पीछे रीजंस अलग हैं, ये रीजन थोड़ी ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज स्कूल लैब। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। तो इसमें क्या कहा गया, देखिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है और जिंक ग्रैन्यूल्स यूज किए हैं। तो जेडन की रिएक्शन किससे हो रही है? H2SO4 से हो रही है। क्या बन जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व होगी। टू ऑब्जर्वेशंस आपको बताने यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे। तो पहला तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये आपको ये देखने को मिल जाएगा। टेम्परेचर में चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज होगी, तो ये हीट अप हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, जिंक सल्फेट के आपको थोड़े से प्रेसिपिटेट्स भी देखने को मिल सकते हैं और ये इरिवर्सिबल चेंज है। मेनली इसमें हाइड्रोजन वाली चीज आप बता सकते हैं और यहाँ पर गर्म हो जाएगा, ये बता सकते हैं। दो ऑब्जर्वेशन इसके हो जाएंगे। ठीक है, ड्रॉ अ लेबर डायग्राम टू शो द स्टेजेस ऑफ बडिंग। अब देखिए बडिंग आपको दिखानी पड़ेगी, ये डायग्राम आप देख लीजिएगा। अब जैसे बडिंग का डायग्राम है ये देख लीजिएगा, फ्रेगमेंटेशन का डायग्राम देख लीजिएगा, ये सब डायग्राम्स पूछे आ सकते हैं। तो डायग्राम से रिलेटेड 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सीधे सीधे डायग्राम बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बिसाइड्स मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ ब्लड व्हाई इज इट एसेंशियल टू प्लग एनी लीक इन ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में अगर कोई लीक हो जाता है या कोई घाव या चोट हो जाती है तो उसको रोकना तुरंत क्यों जरूरी होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। तो देखिए जो लॉस ऑफ ब्लड है ये तो एक दिक्कत मतलब सही है ही है, इस वजह से तो किया ही जाता है रोकने का काम। लेकिन और रोकने का काम ये है कि अगर आप ब्लड के फ्लो को, या ये कह सकते हैं कहीं कोई कट लग गया उसको नहीं रोक रहे हैं, तो वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है।
ठीक, तो मेनली इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जहाँ पर कट लगता है उसको रोकना जरूरी होता है। कौन सा कंपोनेंट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो ये प्लेटलेट्स जो होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये मेनली क्लॉटिंग फैक्टर जो है ये रिलीज करते हैं, इस वजह से ये हेपारिन जो आपने सुना होगा वो रिलीज करते हैं, क्लॉटिंग एजेंट्स होते हैं जिनको रिलीज करते हैं प्लेटलेट्स, और इससे ब्लड क्लॉट हो जाता है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज रिलेटिवली स्लोअर देन इन एनिमल, गिव रीजन। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट में जो है वो स्लो क्यों होता है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। बहुत सिंपल सी बात है, एनिमल्स में अगर आप देखेंगे तो हार्ट होता है, मतलब एक पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो फास्ट होगा, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई पंपिंग सिस्टम तो होता नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट्स के केस में वो मेनली या तो डिफ्यूजन से होगा या ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से होगा। अब डिफ्यूजन और ट्रांसपीरेशन पुल में जो फोर्स होता है बहुत ही कम होता है, जिस वजह से बहुत ही स्लो तरीके से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। तो यहाँ पर मेनली हार्ट की बात डिस्कस कर देनी है, ट्रांसपीरेशन पुल की बात और डिफ्यूजन की बात डिस्कस कर देनी है। स्टेट द रोल ऑफ फ्लोएम इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स। तो फ्लोएम का रोल क्या होता है? तो फ्लोएम जो है मेनली फूड को या ये कह सकते हैं ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है लीव से, बाकी कहाँ से कहाँ तक? लीव से लेके जाता है, क्योंकि लीव्स ही है जो ग्लूकोज बनाएगी, और इसको प्लांट के बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक प्लांट के लेके जाता है फ्लोएम ग्लूकोज को। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। An object is placed at a distance of 60 centimeter in front of concave lens of focal length 30 centimeter। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा है, कॉनकेव लेंस पहले आप बना लीजिए, कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या दिया? ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो u की वैल्यू आपको दे दी गई -60, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी पॉजिटिव नहीं होता। कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ भी निगेटिव होती है, तो f की वैल्यू आ जाएगी -30। तो -30 आपकी f की वैल्यू आ गई, तो f की वैल्यू -30 रख दीजिए। फिर आप सीधे सीधे फॉर्मूला रखेंगे इसका लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले को आप पुट कर दीजिए। अब 1/f की जगह आप रख देंगे -1/30 इज इक्वल टू 1/v। अब माइनस था पहले से ही तो प्लस 1/60 हो जाएगा। 1/60 को उधर की ओर भेज दीजिए तो आ जाएगा 1/30 माइनस में -1/60 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, 60 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 60 हो जाएगा तो -2 और यहाँ हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? -20 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरीके से जो -20 सेंटीमीटर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज बोलेगी, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। हम बस पोजीशन ही बतानी है, तो आप -20 सेंटीमीटर ही आंसर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। A wire of resistance R is cut into 3 equal parts। अब देखिए 3 इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3। ठीक, इफ दीज 3 पार्ट आर देन ज्वाइंड इन पैरेलल, तो तीनों को पैरेलल में लगा दिया, इसका मतलब ये R/3 हो गया, ये भी R/3 हो गया, ये भी R/3 हो गया। तो तीनों को किस में जोड़ दिया है? पैरेलल में, तो R/3 सभी का है। टोटल रेजिस्टेंस बताना है कंबाइंड का, तो R/3 कर दीजिए, डिवाइड बाय कितने हैं? 3 हैं, तो R/9 इसका सही आंसर है। चाहे तो R/9 इसका सही आंसर। तो आप चाहे तो 1/r वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या पैरेलल के केस में याद रखिए अगर रेजिस्टेंसेस सबके सेम होते हैं तो R/n जो होता है नेट रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, बस याद रखिएगा रेजिस्टेंसेस सेम होने चाहिए, n मतलब कितने रेजिस्टेंस हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। व्हेन डू वी से दैट पावर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वाट। तो पावर की डेफिनेशन से वर्क अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर वर्क 1 जूल का है और 1 सेकेंड में हो रहा है, तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर या इलेक्ट्रिक पावर इज टू बी 1 वाट। आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर एडवर्सली अफेक्ट द इन्वायरमेंट। अब देखिए कैसे पेस्टिसाइड और केमिकल्स को अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो इन्वायरमेंट को ये कैसे अफेक्ट कर देगा। तो पहला तो यही है कि सॉइल पोल्यूशन कॉज कर देगा। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन कॉज करेगा। इसके बाद यूट्रोफिकेशन होगा, यूट्रोफिकेशन होगा, और यूट्रोफिकेशन की वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है, एक्वाटिक लाइफ को प्रॉब्लम होगी ही, तो एक्वाटिक लाइफ इफेक्ट होगी इससे। ठीक है, और भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं और फर्टिलाइजर्स हैं रन ऑफ करके
हो सकता है ग्राउंड वाटर में चले जाएं, या हो सकता है कि जो रिवर वाटर है उसमें जाके मिल जाएं। तो रिवर वाटर पल्यूट हो जाएगा, या ग्राउंड वाटर में चले गए तो ग्राउंड वाटर पल्यूट हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायो मैग्निफिकेशन हो सकता है इसका, और बायो मैग्निफिकेशन अगर हो गया, फूड चेन में अगर ये चला गया तो बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, और बायो मैग्निफिकेशन होने से इफेक्ट जो है और ज्यादा खतरनाक होगा, और इससे कैंसर जैसी डिजीजेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ले सकते हैं, इसको आंसर को इस तरीके से लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो प्ले अ की रोल इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद टू एग्जांपल। तो देखिए, जो मेटल मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, या कॉपर हो गया, उसकी बात अगर करी जाए तो उनके जो मेटल्स, मतलब जो उनके जो ओर्स होते हैं, उनसे मेटल को निकालने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यूज करते हैं। ठीक, कैसे यूज करते हैं, एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए Fe2O3 है, ये हमको मिला, आयरन ऑक्साइड मिला, और इससे हम लोग को आयरन निकालना है। तो इसकी रिएक्शन Al से कर दी जाएगी, तो बना देगा Al2O3, और प्योर आयरन हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में मिला था, इसको रिएक्ट करा देंगे जिंक से, बना देगा ZnO, कॉपर हमको प्योर मिल जाएगा। तो प्योर आयरन मिल गया, प्योर यहाँ पर कॉपर मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वाई कैन मेटल्स हाई अप इन रिएक्टिविटी सीरीज नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय कार्बन। तो जो हाईली रिएक्टिविटी, मतलब ऐसे मेटल जो ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनका रिडक्शन हम लोग कार्बन से क्यों नहीं कर सकते हैं, ये आपसे मेनली पूछा गया है। तो कार्बन से रिडक्शन क्यों नहीं कर सकते, बहुत सिंपल सा रीजन है। क्योंकि देखिए, कार्बन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, और ये सब मेटल्स किधर हैं, ऊपर हैं। और क्योंकि मतलब इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये सब मेटल्स ऊपर हैं कार्बन से, इस वजह से कार्बन जो है इनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इनके मतलब कह सकते हैं इनके साथ जो दूसरा आयन है उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा ऑक्साइड्स को, तो इस वजह से हम लोग उसको कार्बन को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो हाई रिएक्टिव होते हैं एलिमेंट्स, उनको प्योर करने के लिए, उनसे उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड अप्लाई करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल गेट रस्टेड। अब देखिए, आयरन आर्टिकल जो होते हैं वो क्यों रस्ट हो जाते हैं। तो इसमें मेनली एक्टिविटी बहुत सिंपल सी आप ले सकते हैं कि एक आयरन नेल ले लीजिए, उसको हवा में, पानी में, और हवा पानी दोनों में रख दीजिए। एक बार हवा में केवल रखिए, एक बार पानी में केवल रखिए, उसमें हवा ना जा रही हो, एक बार हवा पानी दोनों में रख दीजिए। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, जो रस्टिंग होगी वो ना हवा वाले में होगी, ना केवल पानी वाले में होगी, वो उसमें होगी जहाँ हवा पानी दोनों चीजें होंगी। तो एयर और ऑक्सीजन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है रस्टिंग के लिए। ये चीज यहाँ से प्रूफ किया जा सकता है इस एक्टिविटी से। आगे बढ़ते हैं, नेम टू मेटल्स विच रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कौन से दो एलिमेंट्स मेटल्स रिएक्ट करते हैं बहुत तेजी से, तो सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। लिस्ट एनी थ्री ऑब्जर्वेशंस व्हिच स्टूडेंट नोट्स व्हेन दीज मेटल्स आर ड्रॉप्ड इन बीकर कंटेनिंग वाटर। तो बीकर में अगर रखा है पानी और उसमें सोडियम और पोटेशियम डाला गया, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेगी। तो रिएक्शन बहुत ही तेज होगी, विगरस रिएक्शन होगी। ठीक है, जो गैस इवॉल्व होगी वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट लिख दीजिए, हाइड्रोजन गैस लिख दीजिए, और विगरस लिख दीजिए। और बाद में आप क्या देखेंगे, जो मेटल है वो फ्लोट करेगा, बहुत तेजी से मूव करने लग जाएगा उसी में। आगे, राइट अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व। अब जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, उसको कैसे टेस्ट किया जाए। तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ गैस ऐसे करके निकल रही, यहाँ पर एक बर्निंग मैच स्टिक ले आइए। ठीक है, तो बर्निंग मैच स्टिक अगर लाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, और इसी पॉप साउंड के साथ हम क्या बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। 29 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, प्लांट्स हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। तो प्लांट्स में ना ही नर्वस सिस्टम होता है, ना ही मसल्स होते हैं। इवन देन दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, लेकिन फिर भी वो स्टिमुली को रिस्पॉन्ड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है छुई मुई या टच मी नॉट प्लांट का, व्हेन टच्ड बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप। तो वो फोल्ड कैसे हो जाती हैं, ड्रूप कैसे हो जाती हैं जब उनको छुआ जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है।
हाउ इज द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड इन टच मी नॉट प्लांट? तो टच मी नॉट में जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है, ये किस तरीके से होती है, कैसे होती है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू होती है, आप ये चीज बता सकते हैं। व्हाट इनेबल्स द प्लांट सेल टू ब्रिंग आउट ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स? तो प्लांट सेल जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स देखने को मिलता है कि वो मुरझा जाती है? तो प्लांट सेल जो है वो वाटर कंटेंट को चेंज कर देते हैं, टर्गर प्रेशर को चेंज कर देते हैं सेल्स में, मतलब प्रेशर चेंज कर देते हैं, वाटर कंटेंट चेंज कर देते हैं, जिस वजह से वो मुरझा जाते हैं। डिफरेंशिएट द मूवमेंट मेंशन्ड अबव फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ टेंडल्स इन अ पी प्लांट। तो टच मी नॉट में अगर आप देखेंगे तो मूवमेंट जो है वो रैपिड होता है, पहली चीज। और टेंडल्स वाले केस में आप देखेंगे तो मूवमेंट जो है वो स्लो होता है। ठीक है। टच मी नॉट में जो मूवमेंट है वो ग्रोथ बेस्ड नहीं है। ठीक है, ग्रोथ के हिसाब से नहीं हो रहा है, मतलब ग्रोथ के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ पर टेंड्रिल्स में जो मूवमेंट होता है वो ग्रोथ बेस्ड होता है। ठीक है, ये ग्रोथ बेस्ड होता है। यहाँ पर जो टच मी नॉट में देखेंगे मूवमेंट वो रिवर्सिबल होता है, मतलब थोड़ी देर बाद वो वापस अपनी पोजीशन में पहुंच जाता है। ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। ये जो अगर पोजीशन में आ गया टेंडिल, वो उसी पोजीशन में रहता है। ठीक है, मतलब उसको वापस पुरानी पोजीशन में नहीं लेके जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम मेनली क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें मेनली क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। पहला तो डीएनए होता है, और प्रोटीन कैरिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो ऐसे मतलब प्रोटीन्स होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो डीएनए और प्रोटीन्स दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, दो चीजें आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, बहुत है। Explain in brief how stability of DNA content of species is ensured in sexually reproducing organism। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए स्टेबिलिटी कैसे होती है, ये मेनली हमसे पूछा गया है। तो देखिए, जब मियोसिस होती है, मियोसिस, MeioSis, मियोसिस जब होती है तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो गैमीट जो प्रोड्यूस होते हैं उनमें 1/2 डीएनए होता है। ठीक, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन जब होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब जब मेल और फीमेल गैमीट में फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसमें हाफ पहले का और हाफ दूसरे का, मतलब एक मेल का एक फीमेल का डीएनए कंबाइन कर जाता है, और फिर से एक कंप्लीट डीएनए बन जाता है, एक ओरिजिनल डीएनए के बराबर एक डीएनए क्रिएट हो जाता है। जिस वजह से जो डीएनए कंटेंट होगा वो हमेशा स्पीशीज में क्या रहता है, सिमिलर रहता है या सेम तरीके का रहेगा। ठीक है, मतलब वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक में डीएनए अगर 1 है तो दूसरे में आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो बच्चा है, जो चाइल्ड आने वाला है, उसके पास भी डीएनए उतना ही होगा जितना एक मदर के पास है और फादर के पास है। बस 1/2 पार्ट ऑफ डीएनए मदर से आएगा, 1/2 पार्ट ऑफ डीएनए फादर से आएगा, ये आपको समझना जरूरी है। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द नेचर एंड पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर पहले आप बना लीजिए। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक, यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, ये पोल है। ठीक है, और इधर फोकस होगा। बाकी कोई ज्यादा मतलब है नहीं इन सब चीजों से। अब देखिए क्या कहा गया, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब लाइंस जो आएंगी वो पैरेलल आती हैं, रेज जो आती हैं इन्फिनिटी से पैरेलल आती हैं। अब ये उधर की ओर चली जाएगी, ये इधर की ओर चली आएगी, क्योंकि आपको पता होगा कॉन्वेक्स मिरर जो है डाइवर्जिंग मिरर होता है। अब ये वाली रे और ये वाली रे कहीं मीट तो करेगी नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर पास करा देते हैं। ठीक है, तो जो मीट हो रही है वो इस पॉइंट पे मीट हो रही है, तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगी। अब देखिए डॉटेड लाइंस मीट कर रही है, इसका मतलब रियल इंटरसेक्शन ना होके वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, और कहाँ बन रही है, फोकस से बन जाएगी। अगले में कहा गया बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, मतलब दूसरे केस में डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए यही सेम मिरर फिर से ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा गंदा बन रहा है, आप इसको बुक में देख लीजिएगा, बस समझाने के लिए है कि आपको समझ में आ जाए। ये पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा। अब यहाँ इन्फिनिटी है इधर कहीं, ये पोल है, इसके बीच में मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया ऐसे करके, तो ये पहली रे गई ऐसे, और ये इस तरफ की ओर डेविएट हो गई। दूसरी रे आप देखेंगे, दूसरी रे पोल से आएगी और ऐसे करके इधर निकल जाएगी। ठीक है, एरो बनाना जरूरी होता है, बात याद रखिएगा। अब देखिए ये फर्स्ट रे है रिफ्लेक्टेड और ये सेकंड रे रिफ्लेक्टेड, कभी मीट नहीं करेंगी, तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को पीछे मीट कराते हैं। ठीक है, एक तो इधर आ जाएगी फोकस की तरफ, एक इधर आ जाएगी ऐसे। इमेज जो हमारी बन रही है वो
यहाँ पर इमेज जो बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, ठीक है, डॉटेड लाइन से बन रही है तो वर्चुअल है, वर्चुअल के साथ और कैसी है, डिमिनिश्ड है, ठीक है, और कहाँ है, बिटवीन एफ एंड पी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगले में कहा गया टोटल रेजिस्टेंस बताना है आपको, ये सर्किट दिया होगा तो देखिए 10 और 15 है, पहले आप इसका निकाल लीजिए, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 1/10 ये होल अपॉन 30 आ जाएगा, तो 3 + 2 तो ये 6 ओम आ गया, ठीक है, तो इस इतने पूरे का 6 ओम हो गया। इसी तरीके से 60 और 40 का निकाल लीजिए, तो करने का तरीका आसान ये भी है, 60 × 40 अपॉन 60 + 40, ये सीधे सीधे आपको आर नेट दे देगा इसका, तो ये 6 4 24, 2400 अपॉन 100, तो ये आ गया आपके पास में 24 ओम, तो इसका 24 आ गया। अब आप देख सकते हैं जो टोटल सर्किट है उसमें ये पूरा जो 6 ओम था और ये पूरा जो 24 है दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसमें अब आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, सीरीज में सीधे सीधे लगा दीजिए और आपको टोटल वोल्टेज मतलब टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 + 6 30 ओम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करंट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, अब देखिए बैटरी जो है कितने की है, 15 वोल्ट की है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो I अपॉन आर नेट हो जाएगा, I कितना था, मतलब V अपॉन आर नेट हो जाएगा, करंट की वैल्यू होगी, ठीक है, तो V कितना है, देखिए V है 15, आर नेट हमको कितना दिया है 30, तो 0.5 एम्पियर की करंट निकलेगी। अगले में क्या पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बताना है यहाँ पर कितना होगा, मतलब ऐसे एक मान लीजिए यहाँ वोल्ट मीटर लगा दे रहे हैं, तो यहाँ आपको पोटेंशियल बताना है कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, इसका नेट आपको पता है 6 ओम है, करंट जो चल रही है इस पे 0.5 ओम आ रही, 5 एम्पियर की आ रही है, तो 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 वोल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा 3 वोल्ट आएगा, वही 3 वोल्ट इस पे भी होगा 10 वाले पे, और वही 3 वोल्ट 15 वाले पे भी हो जाएगा, तो 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता, जैसे इसमें 3 वोल्ट निकाल लिया है, 15 टोटल था, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 12 वोल्ट आ जाएगा, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं जो भी पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, सिलिंड्रिकल कंडक्टर लेंथ L है, एरिया ये है। अब राइट द रिलेशनशिप है तो डिराइव नहीं करना है, बात याद रखिए, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, नीचे लिख जोड़ दीजिएगा कि रो जो है रेजिस्टिविटी है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इसमें कहा गया डिराइव क्या करना है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, R इंटू ए अपॉन एल, फॉर्मूला इसका हो गया, रेजिस्टेंस होता है ओम, एरिया है मीटर स्क्वायर, लेंथ है मीटर, ये मीटर कट गया, आंसर क्या आ गया, ओम मीटर, तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आई वो क्या आ गई, ओम डैश मीटर आ गई। अगले में कहा गया वायर अलॉयज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, अब जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उनको एलॉय जो है, एलॉय एलॉय का क्यों बनाते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस को, मतलब जो हीटिंग डिवाइसेस हो प्योर मेटल के नहीं होते हैं, एलॉय के होते हैं। दो तीन रीजन है उसके पीछे, पहला तो ये रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, दूसरा ये है कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और तीसरा ये है कि ऑक्सीडाइज नहीं होते, ऑक्सीडाइजेज नहीं होते हैं एट हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। ये तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा किया जाता है। ड्रॉ टू आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटीन, अब ब्यूटीन का आपको आइसोमर्स बताना है, तो ब्यूटीन जो है मेनली दो आइसोमर्स आप सीधे सीधे इसका बता सकते हैं, एक ब्यूट 1 इन और एक ब्यूट 2 इन, जैसे मान लीजिए एक ये हो गया और एक ये हो जाएगा, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन आप लगा लिए, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर CH2 हो जाएगा, तो ये आपका एक ये हो गया, इसी तरीके से CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये भी CH हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा, तो ये दो आइसोमर्स तो सीधे सीधे हो गए, बाकी आप और देख लीजिएगा, आइसोमर्स जो भी बन सकते हो बना लीजिएगा। नेम्ड फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनके नाम बताने हैं, तो बहुत सिंपल है, तो पहला नाम आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, क्लोरीन है, 3 कार्बन है, तो क्लोराइड लगा है और प्रोपाइल लगा हुआ है, तो इसको सिंपल बोला जा सकता है, क्लोरोप्रोपेन भी बोल सकते हैं, या प्रोपाइल क्लोराइड, या क्लोरोप्रोपेन ज्यादा सही है, क्लोरोप्रोपेन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले में देखिए,
1 2 3 4 4 कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O बीच में लगा है, इसका मतलब ये कीटोन है। ठीक है, अब एक कीटोन जो है कैसा कीटोन है, CS 1 2 3 4 ब्यूटेन है ना, तो ब्यूटेनोन। अब बात आती है ब्यूटेनोन अगर लिखते तो अगर यहाँ मान लीजिए डबल बॉन्ड लगाते तब भी हाँ तो सही है, ब्यूटेनोन एक ही होता है, तो ब्यूटेनोन है ये। ठीक है, क्या है, ब्यूटेनोन है। राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब देखिए आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है सबकी। पहले हम कहा गया इथेनॉल अंडरगोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, तो C2H5OH जो है ये इथेनॉल होता है, C2H5OH इथेनॉल होता है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कर दीजिए। ठीक है, क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहा गया था इसलिए CO2 और H2O बनता है। बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा, 3O2 यहाँ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2CO2 होगा और यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। बाकी आप बैलेंसिंग देख लीजिएगा कैसे होती है, बैलेंसिंग आसान चीज है। प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजिनेशन। अब प्रोपीन जो है इसमें हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। अब हाइड्रोजिनेशन जब होगा, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड होना, तो प्रोपीन पहले कर लीजिए, तो 1 2 3 ये हो गया CH3। ठीक है, आप H यहाँ पर लगा लीजिएगा, ये हो जाएगा CH2, ये भी है CH3। इसकी रिएक्शन, नहीं प्रोपीन है ना तो डबल बॉन्ड होगी एक, थोड़ा सा गलत हो गया, C यहाँ डबल बॉन्ड C। ठीक है, ये CH3 हो गया, ये CH हो गया और ये CH2 हो गया। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करेंगे और निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करा जाएगा, तो बनेगा क्या, C और यहाँ CH3 हो, मतलब ये प्रोपीन बन जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। ठीक है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल, तो इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किससे हो रही है, इथेनॉल से हो रही है। तो इथेनोइक एसिड की जब रिएक्शन इथेनॉल से होती है तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। कैसे होगा देख लीजिए, तो CH3COOH है और रिएक्शन आएगी C2H5OH से, तो यहाँ से H निकलेगा और इधर से OH निकलेगा और वाटर बना देगा, तो एक तो वाटर बन जाएगा और CH3COO C2H5 बन जाएगा, CH3COO C2H5 बन जाएगा। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। एक प्रेजेंस याद रखिएगा, कंसेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और दिया था, a compound X is a good solvent on reaction with sodium X forms two product Y and Z। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कंपाउंड X है, एक अच्छा सॉल्वेंट है, ऑन रिएक्शन विद सोडियम X फॉर्म टू प्रोडक्ट Y एंड Z। तो सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही, YZ बन रहा है। Z इज यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, तो Z जो है हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक, आइडेंटिफाई एंड नेम X Y एंड Z, ऑल्सो राइट द इक्वेशन। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर जो बात हो रही सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है, तो जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो C2H5OH है, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, Na से हो रही है, तो बन जाएगा C2H5ONa प्लस H2 बन जाएगा। हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होगी तो ये X है, ये Y है। यही हाइड्रोजन गैस को यूज किया गया था वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस तरीके से हम इसको चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, राइट केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल। अब देखिए इथेनॉल जैसे दिया गया, क्या क्या पूछा गया है इसमें, इथेनॉल बर्न्स इन ऑक्सीजन, तो इथेनॉल अगर ऑक्सीजन में बर्न करेगा तो दो चीजें बना देगा। ठीक है, CO2 और H2O बना देगा, रिएक्शन बता दी थी पहले, आप देख लीजिएगा। इथेनॉल इज हीटेड 443 केल्विन पे अगर हीट किया जाएगा तो इथेनॉल का क्या बन जाएगा, ये इथीन बन जाएगा। ठीक है, तो CH2 बॉन्ड CH2 बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। ठीक, और साथ ही साथ वाटर निकल भी जाएगा इसमें से इथेनॉल में। अगले में कहा गया रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 डाइक्रोमेट है। ठीक है, KMNO4 नहीं है, K2Cr2O7 है, तो इसमें क्या बनता है, तो इथेनॉल जो है ये C2CH3COH बन जाएगा, CH3COOH बन जाता है इस केस में। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिएक्शन लिख सकते हैं। अब रिएक्शन पूरी बोली गई, आप रिएक्शन भी चाहें तो ऐसे जैसे थर्ड वाला हम बता देते हैं। इसमें कहा गया C2H5OH है और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, K2Cr2O7 से इसकी रिएक्शन कराई गई, प्रेजेंस में कराई गई है, तो क्या बन जाता है, CH3COOH बन जाता है। ठीक है,
राइट द फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर आपको फंक्शन बताने, सबके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो ओवरी का फंक्शन क्या होता है, तो ओवा प्रोड्यूस करता है ये, और फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक। फलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये साइट होती है किसकी, फर्टिलाइजेशन की, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, फलोपियन ट्यूब में होता है। यूट्रस क्या होती है, यूट्रस जो है यहाँ पर एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट होता है, इम्प्लांटेशन होता है, डेवलपमेंट होता है किसका, एम्ब्रियो का। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड इम्प्लांटेशन, ये मेनली काम होता है। स्टेट ब्रीफली टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय ह्यूमन मेल। अब मेल कौन कौन से दो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हैं, तो कॉन्डम यूज किया जा सकता है, और दूसरा आप देखेंगे दूसरा क्या हो सकता है, वेसेक्टोमी जो होता है उसको यूज करते हैं, जिसको नसबंदी भी कहा जाता है। ठीक है, वेसेक्टोमी जो है उसको यूज किया जा सकता है। ये दो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो ह्यूमन मेल यूज करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन जो है ये आप देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होगा, क्रॉस पॉलिनेशन जो है डिफरेंट फ्लावर्स में होता है, इसमें लेस वेरिएशन देखने को मिलेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ पॉलिनेशन के केस में कम वेरिएशन होता है, यहाँ पर ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। सेल्फ पॉलिनेशन में कोई पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटर की जरूरत होती है। पॉलिनेटर कोई भी हो सकता है, ठीक है, बीज हो सकती हैं, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आप डायग्राम देख लीजिएगा, सिंपल डायग्राम है, एनसीईआरटी में बना हुआ है। डायग्राम जरूर देख कीजिएगा एनसीईआरटी के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्राम। अगले क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 36 है, पावर ऑफ लेंस x इज -2.5d, नेम द लेंस। तो माइनस है पावर में, तो लेंस कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। सिंपल देख के आपको समझ जाना है। पॉजिटिव होता तो कॉन्वेक्स होता। डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ, तो पावर इज इक्वल टू 100/f होता है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में हमको निकालना है, मतलब अगर फोकल लेंथ चाहिए तो 100/p कर दीजिए, यहाँ पर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में सीधे सीधे मिल जाएगी। तो 100 क्या कर दीजिए, 2.5, वो भी माइनस में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -40 सेंटीमीटर आपके पास में मिल जाएगा। फॉर विच आई डिफेक्ट ऑफ विजन विल एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ लेंस। तो कॉन्केव लेंस कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, मायोपिया में प्रिस्क्राइब किया जाता है, मायोपिया। और हाइपरमेट्रोपियम क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। मायोपिया का एक और नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस भी इसको कहते हैं। इसमें दूर की चीजें ठीक नहीं दिखाई पड़ती हैं, पास की चीजें प्रॉपर दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, दूर की चीजें दिखेंगी लेकिन ब्लर दिखाई पड़ती हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर अ लेंस इज -2। Using new Cartesian sign convention and considering that object is placed at distance 20 से from the optical center, nature of the image formed। अब आपको यहाँ पर क्या क्या चीज बतानी है, नेचर ऑफ द इमेज बतानी कैसी होगी। तो पहले तो समझ लीजिए है क्या, लेंस है। लेंस का फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन होता है V/U। आपको मैग्निफिकेशन दिया है -2, V आपको कितना दिया है, V आपको दिया है, नहीं दिया है, U दिया है 20, तो उसको -20 रख दिया, तो V आपके पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब देखिए V जो आपको मिल रहा है वो प्लस में मिल रहा है, तो आप यहाँ से एक और चीज कर सकते हैं। V प्लस में मिल रहा है तो नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, देखिए नेचर बहुत सिंपल सा है। निगेटिव में जब भी मैग्निफिकेशन होगा तो सिंपल आप बता सकते हैं जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक, और -2 है मतलब 1 से बड़ी है तो मैग्नीफाइड भी होगी। तो साइज ऑफ इमेज कंपेयर, तो ये मैग्नीफाइड हो जाएगी। ठीक है, और कितनी मैग्नीफाइड है, 2 टाइम्स, क्योंकि -2 है ना, तो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन हमने आपको बताई थी 40 सेंटीमीटर। साइन ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, अब देखिए इमेज कैसी थी, रियल थी, तो हाइट ऑफ द इमेज का साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर वर्चुअल होती, क्योंकि वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, तो साइन कैसा होता है, हाइट का पॉजिटिव होता है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो साइन कैसा होता है, हाइट का निगेटिव होता है इमेज का। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज ए एंड बी आर इतना इतना, which one of the two will show high degree of convergence divergence, give reason to justify your answer। तो किसमें ज्यादा कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस दिखाई पड़ेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मेनली डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। ठीक है, फोकल लेंथ जितना कम होता है, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस उतना ही ज्यादा होता है। फोकल लेंथ किसका कम है, 10 वाले का कम है, तो 10 वाले के केस में अगर आप देखेंगे तो कन्वर्जेंस हो या डाइवर्जेंस हो, ये ज्यादा होगा, और डिपेंड करता है लेंस कैसा है।
ठीक है, तो आप इसको सीधे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे हमने आपको बताया। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए है, ग्लास स्लैब हो चाहे प्रिज्म हो, दोनों पढ़ के जाइएगा। ये इंसिडेंट रे गई, ये रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, और फिर ये इस तरीके से निकल गई। बस आपको ये समझना है कि ये दोनों रेज जो होंगी, इंसिडेंट और इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों हमेशा पैरेलल होती हैं, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? लेटरल डिस्पर्जन कहते हैं, लेटरल डेविएशन कहते हैं, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है वैसे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा सही टर्म रहेगा इसमें, ठीक है। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब इसका भी डायग्राम आपको वैसे ज्यादा अच्छा डायग्राम बुक में मिल जाएगा, उसमें बाकायदा नॉर्मल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल को पूरा बना लिएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ नॉर्मल बना लिएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। तो एंगल आई जो होता है एंगल ई के बराबर होता है इस केस में, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। स्टेट स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। डिफरेंशिएट बिटवीन वर्चुअल इमेज formed by convex mirror lens, concave lens on the basis of object distance magnification। तो वर्चुअल इमेज जो कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म कर रहा है, कॉनकेव लेंस फॉर्म कर रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से आप देखेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, ये कहाँ फॉर्म होगी? तो फोकल लेंथ के अंदर, मतलब पोल और फोकस के बीच में फॉर्म होती है, ठीक है। कॉनकेव लेंस में अगर आप देखेंगे तो जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है वो किसी भी डिस्टेंस से फॉर्म हो सकती है, एनी डिस्टेंस, कहीं भी फॉर्म हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैग्निफिकेशन के केस में, तो मैग्निफिकेशन के केस में जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, यहाँ पे जो इमेज होगी वो इनलार्ज्ड होती है, और कॉन्केव के केस में जो इमेज होती है वो कैसी होती है? डिमिनिश्ड होती है। तो ये देखिए सिंपल सा है, अगर आपको बेसिक जो भी डायग्राम्स होते हैं, जो इमेज फॉर्मेशन है, अगर वो आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, केस स्टडी क्वेश्चन है। तो सी वाटर से रिलेटेड केस स्टडी दी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू शो द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन करा जाएगा तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा? तो NaCl ले लीजिए, एक्वस सोल्यूशन है, ये एक्वस है स्टेट में, इसकी रिएक्शन H2O से कर दीजिए, NaOH बन जाएगा, प्लस Cl2 बन जाएगा, प्लस H2 बन जाएगा। ये गैस है, ये गैस है, और NaOH एक्वस है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है पहला, दूसरा क्लोरीन गैस है, और तीसरी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। लिस्ट टू यूजेस ऑफ एनी वन प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो किसी की भी आप एप्लीकेशन बता सकते हैं। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन की एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? ड्रिंकिंग वाटर से डिसइंफेक्टेंट को खत्म करने के लिए यूज किया जा सकता है इसको। इसको पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप्स होती हैं उसको बनाने में यूज किया जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज किया जा सकता है, और भी बहुत सारे हैं। आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट देखेंगे। इसमें देखिए क्या कहा गया, माइल्ड नॉन कोरोजिव बेसिक सॉल्ट ए। तो एक सॉल्ट ए दिया है, इसको यूज किया गया फास्टर कुकिंग के लिए। इज स्ट्रांगली हीटेड टू प्रोड्यूस कंपाउंड बी। तो ए को जब स्ट्रांगली हीटेड किया गया, मतलब बहुत तेजी से हीट किया गया, तो बी बना। दैट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और बी से क्या करते हैं? परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। ए और बी बताना है क्या होगा। तो देखिए ए जो होगा वो बेकिंग सोडा होगा, NaHCO3, और जब इसको हीट करते हैं तो जो बनता है वो Na2CO3 प्लस H2O होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बन रहा है वो Na2CO3 बनता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, Na2CO3 बन जाएगा इसमें, तो बी है Na2CO3। तो ए और बी बता दिया। राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो NaCO3 जब हीट किया जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये तीन चीजें बनती हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, वो डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो जो ऐसे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो केमिकली कंबाइंड होते हैं किसी भी सॉल्ट के साथ में। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर केमिकली कंबाइंड विद अ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है।
तो इसमें ये आपका एक सॉल्ट हो गया मान लीजिए, तो इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके साथ कंबाइंड है केमिकली। गिव टू एग्जांपल ऑफ सॉल्ट्स, तो एक एग्जांपल हमने दे ही दिया, एक और ले लीजिए, CuSO4.5H2O। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इसका कलर क्या होता है। CuSO4.5H2O का कलर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ देखिए पूरा प्रोसेस दिया गया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है क्या? क्योंकि प्रोसेस जो है, देखिए पूछा ही गया है, नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड। तो ग्रीन प्लांट जिससे फूड प्रिपेयर करते हैं उसको क्या कहता है? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक प्रोसेस होता है जिससे ग्रीन प्लांट फूड प्रिपेयर करती है, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में प्रिपेयर करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, क्लोरोफिल और सनलाइट होनी चाहिए। तो ये चार चीजें आप लिख देंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए क्या कहा गया, केमिकल इक्वेशन बतानी। तो फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन रट के जाइएगा, क्या होती है? CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये जो है यहाँ पर लिख दीजिएगा, ऊपर सनलाइट और नीचे लिख दीजिएगा क्लोरोफिल, ठीक। क्या बना देगा? C6H12O6 बना देगा, प्लस ऑक्सीजन गैस बना देगा, ठीक है। और प्लस एनर्जी भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये बना देगा। अब यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए सब में क्या कर देना है आपको? 6 लगा देना है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, यहाँ पे 6 लगा दीजिए। मतलब जिसके पास 6 पहले से है, जैसे C6 में 6 है ना, इसको 6 नहीं लगाना, इसको 1 ही रहने दिए, बाकी सब में 6 लगा दीजिए, आपकी बैलेंसिंग भी हो जाएगी। तो आप इसको याद करके जाइए, रट के जाइए। स्टेट इन प्रॉपर सीक्वेंस द इवेंट दैट अकर्स इन सिंथेसिस ऑफ फूड बाय डेजर्ट प्लांट्स। अब जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें क्या सीक्वेंस होता है, कैसे फूड प्रिपेयर होता है? तो मेनली इसमें स्टोमेटा जो है वो दिन में नहीं खुलता है, स्टोमेटा जो है ओपन कब होता है? नाइट में स्टोमेटा ओपन होगा, पहली चीज। अब स्टोमेटा ओपन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी और स्टोर हो जाएगी। तो कार्बन, ये इनका अडेप्टेशन होता है, इस तरीके से अपने को अडेप्ट कर लेते हैं। और ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस होगा, क्यों होगा? क्योंकि देखिए लाइट आ रही है, क्लोरोफिल है ही उसके पास में, कार्बन डाइऑक्साइड उसने रात में ले ली थी, तो इस तरीके से वो फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड प्रिपेयर कर लेगा। Explain giving reasons what happens when the rate at which green plants will prepare food during cloudy weather। अब देखिए क्लाउडी वेदर के टाइम पे क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि सनलाइट की मात्रा क्या है? कम है। तो सनलाइट जब कम होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी रिड्यूस हो जाता है। When stomata gets blocked due to dust। अब अगर स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएगा डस्ट की वजह से, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक कम हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक कम हो गया, उस केस में भी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। अब ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक केस स्टडी पूछी गई है। राइट द कलर्स ऑफ इंसुलेशन कवर ऑफ लाइन वायर थ्रू विच सप्लाई कम्स टू अवर होम। तो देखिए यहाँ पर मेनली पूछा गया है कवर्स ऑफ लाइन वायर्स थ्रू विच, जो वायर्स होते हैं उनकी मेनली आपसे कलर कोडिंग पूछी गई है। तो जो लाइव वायर है, ये पता नहीं लाइन दिया है कि लाइव दिया है, तो आप इसमें तीनों ही बता दीजिए। तो लाइव वायर की कोडिंग होती है रेड कलर की, मतलब रेड कलर का बना होता है वो, रेड कलर का उसके ऊपर प्लास्टिक होती है। इसके बाद न्यूट्रल पे अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक होती है, ठीक है। और एक और याद रखिए, अर्थ, अर्थ वायर कैसा होगा? ग्रीन होगा, ठीक है। तो ये तीन कलर कोड याद रखिएगा। व्हाट शुड बी द करंट रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट टू एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ इतना रेटिंग टू बी। बहुत आसान सा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिया गया है। देखिए पावर आपको दे दिया गया 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को आप लिख सकते हैं 1000 वाट। इसमें वोल्टेज दे दिया गया है 220 वोल्ट। पावर रेटिंग आपसे पूछी गई क्या होनी चाहिए? पावर रेटिंग का मतलब, करंट रेटिंग का मतलब आपसे पूछा गया कितनी करंट रखें कि वो सेफ रहे, ठीक है। तो आप करंट पहले निकाल लीजिए, P इज इक्वल टू आई, P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी हो जाएगा। तो ये 1000 होगा, 1000 अपॉन 220 कर दीजिए। यहाँ से आपको जो फॉर्म पॉइंट में आंसर आएगा 4.54 करके आता है, तो 4.5 एम्पियर करंट आ रहा है। मतलब करंट इससे कम नहीं होना चाहिए, जो हमारी रेटिंग हो वो इससे कम ना हो, कम होगा तो फ्यूज हो जाएगा तुरंत, ठीक है, तुरंत सर्किट ब्रेक कर जाएगा। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 5 एम्पियर का हम लोग रखेंगे रेटिंग को। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। अब अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है? तो मेनली इलेक्ट्रिक शॉक से हम लोग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और दूसरा क्या कह सकते हैं? लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट करता है लीकेज ऑफ करंट के लिए, मतलब लीकेज करंट जो होता है उसको एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है।
तो लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर देगा और जो सारा लीकेज करंट है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा और पर्सन जो है वो बचा रहेगा। एडवांटेजेस क्या होते हैं, वही सेम एडवांटेज है, ठीक है, जो हमने बताया वही एडवांटेज ही थे इसके। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट टू प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए दो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो प्रॉपर पहली बात फ्यूज यूज करना चाहिए। कई लोग घर में फ्यूज ही नहीं लगाते, फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर फ्यूज होना चाहिए। और स्विच जो होता है उसको कभी भी गीले हाथ से नहीं टच करना चाहिए। तो स्विच को गीले हाथ से मतलब वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए। स्टेट हाउ दिस प्रिकॉशन प्रिवेंट पॉसिबल डैमेज ऑफ सर्किट अप्लायंस। तो कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये सब बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएंगे, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने से बचाएंगे, ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हैं, ओवरलोडिंग से बचा लेंगे। तो शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, इलेक्ट्रिक शॉक, ये तीनों चीजें आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा एक पेपर था जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा हर एक टॉपिक के हम लोग ने एमसीक्यूज बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।